साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हम डीबीटी जेआरएफ को डिटेल में कवर कर रहे हैं, तो उसी क्रम में अब हम यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके साथ ही उसी से रिलेटेड जो भी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, उसको भी हम कवर करते जा रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूँ, ये आपका डीबीटी जेआरएफ 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा-सा यहाँ पे समझ लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या पूछा गया था कि इन which organelle of the seed are stored oil converted to fatty acid and glycerol during germination, राइट? तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, थोड़ा-सा इन्होंने घुमा के पूछा है कि फैटी एसिड किस ऑर्गेनेल में सीड्स जो होते हैं वो स्टोर्ड जो सीड्स आर स्टोर्ड ऑयल जो होते हैं वो कन्वर्ट करे जाते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ड्यूरिंग जर्मिनेशन के टाइम पे। तो यानी कि यहाँ पे सीड की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट्स की बात कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी, हालाँकि बहुत सारी चीज़ें आपके ऑप्शंस से भी डिसाइड होती है, जो कि मैंने आपको बार-बार बताया है कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपसे इंटरव्यू में पूछा गया है कि आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी वजह से सारी चीज़ों को आप पढ़िए, ताकि जब आप ऑप्शन को देखेंगे तो भी आप ट्रेस कर सकते हैं, राइट? अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपका फैटी एसिड से कोई रिलेशन इसका नहीं होता है, बहुत रेयर केस में अगर आपको देखने को मिलेगा। बाकी बेसिकली अगर माइटोकॉन्ड्रिया का जहाँ पर भी नाम आएगा, हमने कुछ बातें याद रखेंगे, जैसे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन पढ़ते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोला जाता है। राइट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग याद आ जानी चाहिए। इसके अलावा आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा था, जहाँ पे हमने ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह स्टेप आपको बताए थे कि जो इनिशियल स्टेप होता है, आपको एक बार वापस से मैं रिकॉल करा देता हूँ। इनिशियल स्टेप जो आपका ग्लाइकोसाइलेशन होता है, वो आपका कहाँ पर होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अब यहाँ पर आपके सामने 2 नए ऑप्शन थे, ग्लाइऑक्सीसोम दिया हुआ था और एमाइलोप्लास्ट, ठीक है? थोड़ा-सा अगर आपका बॉटनी, अगर आपने 12th या बीएससी में थोड़ा भी अगर आपने बेसिक सेल्स को पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। तो हम पुरानी चीज़ों को एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका क्या होता है? माइक्रो बॉडीज़। जब आप सेल्स वगैरह पढ़ते हैं, तो ये कुछ टर्म्स आते हैं जिनको हम माइक्रो बॉडीज़ बोलते हैं। अब इनको हम समझ लेते हैं क्या होते हैं। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स जो होते हैं, उनको माइक्रो बॉडीज़ कहते हैं। दे कंटेन वेरियस एंजाइम्स। इनके पास बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि प्रेज़ेंट होते हैं बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, राइट? तो ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं या ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। इसमें ये कौन-कौन से ऑर्गेनिज़्म, कौन-कौन से ऑर्गेनेल होते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये आपके 3 ऑर्गेनेल हैं। स्फेरोसोम होता है, पेरोक्सिसोम होता है, ग्लाइऑक्सिसोम। पेरोक्सिसोम आपने पढ़ा होगा, कहाँ पे पढ़ा होगा? जब आप C2 साइकिल पढ़ते हैं, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन जब आपने पढ़ा होगा, तो आप इस चीज़ को बहुत ही डिटेल में पढ़े होंगे। अब इसका रोल क्या है, इसको आप धीरे-धीरे यहाँ पे समझ लीजिए। स्फेरोसोम जो होता है वो हेल्प करता है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ द लिपिड इन द प्लांट के केस में, ठीक है? तो स्फेरोसोम जो होता है ये आपका एक्सक्लूसिवली प्लांट में पाया जाता है, जो कि हेल्प करता है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ द लिपिड। पेरोक्सिसोम जो होता है ये आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है इन द एनिमल सेल एंड फोटो रेस्पिरेशन करता है इन द प्लांट सेल्स में, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको वापस से रिकॉल आ जानी चाहिए थी। इसके अलावा ग्लाइऑक्सिसोम क्या होता है? ये कन्वर्जन ऑफ द फैट इंटू कार्बोहाइड्रेट इन फैट स्टोरेज प्लांट सेल। तो यहीं पर आपका आंसर छुपा हुआ है कि जो ग्लाइऑक्सिसोम होता है ये कन्वर्ट करता है फैट को इनटू द कार्बोहाइड्रेट इन फैट स्टोरेज प्लांट सेल। वही चीज़ आपसे पूछा गया था। और एक ऑप्शन में आपको एमाइलोप्लास्ट दिया गया था, तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जब आप क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट जब आप पढ़ते हैं या इसके अलावा जब आप प्लास्टिड पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जब आपकी क्लासिफिकेशन आती है, तो वहाँ पे आपका ल्यूकोप्लास्ट आता है, क्लोरोप्लास्ट आता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं आपके कलरलेस होते हैं, जो आपके ग्रीन कलर के होते हैं, वो आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं और एक आपका होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है? तो इसको कभी आप डिटेल में पढ़िएगा, आराम से किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन इस तरीके से होता है। तो बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये डू नॉट कंटेन पिगमेंट, इनके पास पिगमेंट नहीं होता है। एक्ट एज स्टोरेज ऑर्गेनेल का काम करते हैं। क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल स्टोर। कौन-कौन से मटेरियल को स्टोर करते हैं, इसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसमें 3 आपके क्लास आते हैं, जिसमें आपका अमाइलोप्लास्ट होता है, जो स्टार्च के स्टोरेज के लिए होता है, राइट? अगर आपको इसको अगर आप थोड़ा-सा लिंक करेंगे, तो जब आप स्टार्च पढ़ते हैं, क बायोकेमिस्ट्री में जब आप स्टार्च बेसिक पढ़ते हैं, तो उसमें आप एमाइलो पेक्टिन और एमाइलोज, ठीक है? ये वहीं से वर्ड डिराइव्ड है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ये आपने पढ़ा होगा, इसकी 2 ब्रांचिंग वगैरह की स्टोरी आती है, किसमें कौन-सा बॉन्डिंग होता है। तो उसी वर्ड से जब आप पकड़ेंगे, तो आप एमाइलो का मतलब आप समझ जाएँगे कि उसका मतलब क्या होता है, स्टार्च से रिलेशन होता है, राइट? तो यहाँ पर एमाइलोप्लास्ट का मतलब क्या हो गया, स्टार्च को स्टोरेज करेगा। एलुरोप्लास्ट जो होता है, ये प्रोटीनोप्लास्ट इसको बोलते हैं, जो कि प्रोटीन्स के लिए होती है। और इसके अलावा जो आपका एलियोप्लास्ट होता है, ये आपका इसको दूसरा नाम ओलियोसोम होता है, इसको याद रखिएगा, जो कि स्टोर
करता है ऑयल या फैट को। तो यहाँ पे मैं आपको वापस से एक बार हाइलाइट कर देता हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। एमाइलोप्लास्ट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगी, एलुरोप्लास्ट आपको पता चल गया प्रोटीन के लिए है, और एलियो वाले में तो आपको थोड़ा स्पेलिंग से ही आप कर लीजिएगा, ऑयल आ जाएगा, तो यानी कि ये ऑयल्स के लिए होता है। राइट। तो जब इतनी इन्फॉर्मेशन अब आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? जो आपका पहले क्वेश्चंस में यहाँ पे दिया गया है, तो एमाइलोप्लास्ट जो होता है ये आपका स्टार्च स्टोरेज के लिए होता है, लेकिन जो ऑर्गेनेल आपका सीड को स्टोर करता है, मतलब सीड्स जो ऑयल्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं उनको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, वो ऑर्गेनेल क्या है? आपका ग्लाइऑक्सीसोम है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ग्लाइऑक्सीसोम जो होता है वो कन्वर्ट करता है फैट को इनटू द कार्बोहाइड्रेट। बाकी थोड़ा-सा अगर आप इसके डिटेल में जाना चाहेंगे, तो ये यहाँ पे कुछ और भी एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे पेरोक्सिसोम जो होता है, ये क्या होता है? एंजाइम होता है इसके पास फॉर पेरोक्साइड की बायोसिंथेसिस, जो कि हमने इसको पढ़ा था। कहाँ पे हमने पढ़ा था? हमने जब रॉस पढ़ाया, आपको पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे हमने पढ़ा था। दे अकर इन द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं, बट आर क्वाइट कॉमन इन फोटोसिंथेटिक सेल्स में ये पाए जाते हैं, जिनका मेन काम फोटो रेस्पिरेशन होता है। ठीक है? पेरोक्सिसोम का जहाँ पर नाम आएगा, फोटो रेस्पिरेशन का नाम आएगा। फॉर दिस दे आर एसोसिएटेड विथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। राइट। तो C2 साइकिल जब आपकी चलती है तो वो क्या होती है आपका, जब आपने ध्यान दिया होगा तो वहाँ पे 3 ऑर्गेनेल इस्तेमाल होते हैं। आपका प्लास्टिड होता है, और क्या बोलते हैं, पेरोक्सिसोम होता है, और इसके अलावा फाइनल स्टेप जो होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा। फॉर दिस दे आर एसोसिएटेड विथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दे प्रोसेस पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग एंजाइम होता है जो आपका ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज होता है, और डिस्ट्रॉइंग एंजाइम जो होता है वो कैटालेज होता है। तो यहाँ पर जो कैटालेज होता है पेरोक्सिसोम का क्या होता है? ये आपका पेरोक्सिसोम का मार्कर एंजाइम है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट। इस तरीके से आपका हो गया। इसके बाद स्फेरोसोम होते हैं जो कि एक्चुअली यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, स्फेरिकल होता है आपका, ठीक है? जो कि स्टोरेज और सिंथेसिस ऑफ द फैट करते हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं कर रहे थे, सिंथेसिस कर रहे थे। जो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कन्वर्ट करना है आपको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, समझ रहे हैं? तो यानी कि स्फेरोसोम नहीं होगा, और ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं दिया गया था, तो क्या होगा? ग्लाइऑक्सिसोम होता है। These are in abundance of the endosperm cells of the oil seed. These contain hydrolytic enzymes होते हैं। इनको प्लांट लाइसोसोम भी कहा जाता है। तो हर एक लाइन में, एक स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है जो आपसे थोड़ा सा डिटेल जाके पूछा जा सकता है। दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एसईआर से ये प्रोड्यूस्ड होते हैं। इसके अलावा ग्लाइऑक्सिसोम के बारे में अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो हैं वो टॉलबर्ट एंड बीवर्स हैं। ओरिजिनेट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, एंजाइम होते हैं इनके पास, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ठीक है? तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जब आप पढ़ते हैं, जब आप बायोसिंथेटिक पाथवेज पढ़ेंगे, वहाँ पे जब आप क्रैब साइकिल पढ़ते हैं, तो उसी से मिलता-जुलता एक और साइकिल होता है जो प्लांट में एक्सक्लूसिवली देखने को मिलता है, वो आपका ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है। इसको भी हम कवर करेंगे, बट अभी आप केवल इतना जानिए कि प्लांट्स में क्या होता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है, जो कहाँ पर होता है? एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेल में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सिसोम बोलते हैं, राइट? जिससे ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, फैट्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू द कार्बोहाइड्रेट। अब यही लाइन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर स्टोर्ड ऑयल को कन्वर्ट किया जा रहा है फैटी एसिड में, ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैट्स को कन्वर्ट किया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोनियोजेनेसिस इस प्रोसेस को बोलते हैं। दीज़ आर फाउंड इन द जर्मिनेटिंग सीड्स में पाए जाते हैं, स्पेशली इन द जर्मिनेटिंग फैटी सीड। बहुत अंदर जाएँगे, तो जैसे आपका कैस्टर सीड होता है या ग्राउंडनट सीड्स होता है, where insoluble lipid food reserve must be turned into soluble sugar for growing teeth. Animals cannot execute these conversions because they do not possess glyoxylate enzyme. ये भी आपको याद रखना है, एनिमल्स में ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल नहीं होती है, क्योंकि इस पाथवे का एक एंजाइम होता है, ठीक है? वो हमारे पास नहीं होता है, राइट? तो ये बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लगाया है। अगर आप इतना पढ़ेंगे तो मोस्टली आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो यहाँ पे आपके सॉल्व हो जाएंगे, और आशा है कि मेरे एक्सप्लेनेशन से भी आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। राइट। तो स्फेरोसोम हमने समझ लिया, जो कि प्लांट के केस में सिंथेसिस करेगा, ठीक है? एस से स्फेरोसोम, एस से सिंथेसिस याद रखिएगा, और स्टोरेज याद रखिएगा। नहीं याद आता है तो ऐसे ट्रिपल एस याद रख लीजिएगा। स्फेरोसोम सिंथेसिस स्टोरेज किसका करेगा? यानी कि आपके लिपिड्स का करेगा। पेरोक्सिसोम भी उसी तरीके कार्य करता है, एनिमल सेल्स में करता है या प्लांट में जब आप फोटो रेस्पिरेशन देखते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्लाइऑक्सिसोम जब आप पढ़ते हैं तो कन्वर्ट करता है, यानी कि ये डिस्ट्रॉय करेगा, यानी कि ये उसको कन्वर्ट करता है फैट को इनटू कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओलियोप्लास्ट या एलियोप्लास्ट आपको याद रहेगा, स्टोर फॉर ऑयल और फैट के लिए। एमाइलोप्लास्ट आपके स्टोरेज के लिए रहेगा, क्योंकि एमाइलोज वगैरह हमने पढ़ा था, ठीक है? वहाँ से हम कोरिलेट कर लेंगे,
ठीक है? एलुरोप्लास्ट जो होता है वो आपके प्रोटीन्स के लिए होता है। तो आसान सा क्वेश्चन था जो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया है। इसके रिगार्डिंग अब हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज मोस्ट लाइकली टू डिस्टर्ब द अल्फा हेलिक्स। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आईसीएमआर के टाइम पर भी मैंने आपको बताया था। ठीक है? और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डीबीटी में पूछा जाता है, सीएसआईआर में पूछा जाता है। ठीक है? और पहली बात तो इसकी एक अपनी एक स्टोरी है, बट अभी हम शॉर्ट में यहाँ पे समझ रहे हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो केवल इतना याद से याद रखेंगे कि जो प्रोलीन होता है वो डिस्टर्ब करता है अल्फा हेलिक्स को। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बेसिकली जो आपका प्रोलीन होता है, बाकी चीजें जो होती हैं वो आपकी अमाइनो एसिड होती हैं। ये आपका क्या होता है, इमिनो एसिड होता है। इसमें इमीन ग्रुप होता है। ठीक है? तो कभी आप इसको देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई एक गंदा अमाइनो एसिड का जब आपसे नाम पूछा जाए, मतलब प्रोलीन जहां पर भी रहेगा कोई भी चीज अच्छे से नहीं करेगा। समझ रहे हैं? बस इतनी बात याद रखिएगा कि कभी भी अगर आपको ये एज अ 95% आप कॉन्सेप्ट में भी ले सकते हैं, प्रोलीन जहां पर भी रहेगा कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। ठीक है? तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, पी से प्रोलीन और पी से प्रॉब्लम। समझ रहे हैं? तो कोई भी प्रॉब्लम जब अराइज होगी तो उसमें प्रोलीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है? मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बाकी रिमेनिंग अमाइनो एसिड्स को आपने कहाँ-कहाँ पढ़ा है, ये आपका होमवर्क है। आप इसको तुरंत नोट डाउन करेंगे याद करके। ठीक है? लाइसिन को आपको मैंने कहाँ-कहाँ पढ़ाया था, उसको आप याद करेंगे। अर्जिनिन मैंने कहाँ बताया है, वैलिन कहाँ बताया है, और सबके 1 अल्फाबेट सिंबल। ठीक है? ये आपका होमवर्क है जिसको आप करेंगे। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नॉर्मल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से पूछा गया है, और ये एक चार्ट आपको मिल जाएगा जो कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि आरएनए पॉलीमरेज़ 1, 2, 3 होता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मतलब ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है? तो वो आपको यहाँ पे इसका एक चार्ट का चाहे आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और अपने जहाँ पे डेस्क पे पढ़ते हैं उस पे चिपका लीजिएगा, और ये आपको डेली याद करते रहना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है। ये सारी बातें यूकैरियोट्स के केस में की जा रही हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो आपका होलो एंजाइम होता है। याद आया? एक ही पॉलीमरेज़ होता है जो सभी चीज़ों को ट्रांसक्राइब करता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज़ लगते हैं, जिसमें आपको याद रखना है राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो फर्स्ट करता है, राइट? सेकंड जो होता है वो आपका हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए को करता है, या आप इसी में ही जोड़ लीजिएगा एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो आपका आरएनए पॉलीमरेज़ सेकंड करता है। और थर्ड जो होता है ये आपके ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस करता है, और बहुत सारे आपके एसएन आरएनए होते हैं उनकी सिंथेसिस करता है। और राइबोसोमल आरएनए का मतलब होता है कि उसमें बहुत सारी सब यूनिट्स होती हैं, तो जितनी सारी सब यूनिट होती हैं वो फर्स्ट करता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका 5s आरएनए होता है वो आपका थर्ड करता है। ठीक है? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज सेकंड से ट्रांसक्राइब नहीं होता है। तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो टी आरएनए नहीं होता है, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और 5s राइबोसोमल आरएनए जो होता है ये इसका एक्सेप्शन होता है। तो यानी कि जो बाकी चीजें होती हैं एमआईआरएनए, इसको हम क्या बोलते हैं, ये नया आरएनए डिस्कवर है जो बहुत चीजें आपको देखने को मिलेगा, इसको माइक्रो आरएनए बोलते हैं। माइक्रो आरएनए जो होता है वो पॉलीमरेज सेकंड कर रहा है। स्नो आरएनए वगैरह डिफरेंट स्टोरी है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है? और एमआरएनए, ये 2 चीज़ें याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आसानी से आपको क्वेश्चन मिलेगा। और इवन 2000 ये आपका 20 का पेपर है, और 2022 के पेपर में भी ऐसे ही मिलता-जुलता क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और इस सारे क्वेश्चन का जो तोड़ है, वो आपका क्या है, ये आपको एक केवल एक चार्ट आपको याद रखना है। ठीक है? तो बस इतनी बातें आप याद रखेंगे जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि मैंने आपको बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। फर्स्ट ड्रग अप्रूव्ड किया गया है बाय एफडीए या यूएसए के द्वारा, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्रोड्यूस्ड किया गया है। उस ड्रग का नाम क्या है, तो वो आपका इंसुलिन है, जिसको आपको याद रखना होगा। इसकी बायोसिंथेसिस मैंने आपको पूरा पढ़ाया था। डायबिटीज में आपको इसको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। इंसुलिन की क्या सिग्नलिंग है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया है। ठीक है? कौन सी सेल सिंथेसिस करती है, कौन सी डिजीज होती है। ठीक है? तो हर जगह इसका नाम आएगा, तो इस क्वेश्चन को देखने के साथ ही आपको इसका नाम याद आ जाना चाहिए। इसके अलावा इंटरफेरॉन भी मैंने आपको बता रखा है, इसके बारे में आपको एक लेक्चर मिल जाएगा। पेनिसिलिन जो होता है ये आपका एंटीबायोटिक है। ठीक है? और सोमैटोट्रोपिन भी जो होता है वो आपका ग्रोथ हार्मोन के फॉर्म में आता है। बट जो आपका फर्स्ट ड्रग जो बनाया गया था एफडीए के द्वारा, जो अप्रूव किया गया है, वो आपका इंसुलिन होता है। और इसको जो कॉमनली वर्ड यूज़ किया गया था वो ह्यूमुलिन बोला जाता है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमुलिन आ गया तो छोड़ के चले आएँगे। ठीक है? तो इसको इंसुलिन बोलते हैं। बाकी इसको कैसे सिंथेसिस किया गया था ये एक आपको लेक्चर मिल जाएगा। आप इसको प्रॉपर देखेंगे, राइट?
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे और माइक्रोबायोलॉजी से पूछा गया, इन द क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए द कॉग्नेट अमाइनो एसिड कहाँ पर अटैच होते हैं? तो यहाँ पे मैंने एक फिगर लगाया हुआ है जो कि आप जहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये पहली बात तो ये क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ट्रांसफर आरएनए जो होता है इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, एक टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। तो जो क्लोवर लीफ मॉडल होता है ये क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी कि 2D स्ट्रक्चर जो होता है वो इसका कैसा होता है, क्लोवर लीफ लाइफ होता है। और जब आप टर्सरी स्ट्रक्चर में जाते हैं तो ये आपका इन्वर्टेड एल शेप्ड होता है। ठीक है, इन्वर्टेड एल शेप्ड जो होता है ये आपका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिक बातें हैं, इसको अगर आप फिगर में भी देखेंगे तो आपको ये एल स्ट्रक्चर में दिखेगा। बाकी जब आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। ट्रांसफर आरएनए के पास एंटीकोडॉन होता है, एक एक्स्ट्रा आर्म होता है जो आपका 7 से 8 बेस पेयर का होता है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आपका 5 प्राइम गया है, ये आपका अमाइनो एसिड अटैचिंग साइट होता है जो कि सीसीए आर्म होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सीसीए आर्म जो होता है ये आपका अमाइनो एसिड को अटैच करता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो अमाइनो एसिड कहाँ पर अटैच होते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, टी लूप डी लूप ये अपना डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन इसमें जो आपका एक्सेप्टर आर्म पर क्या होते हैं, अमाइनो एसिड जो होते हैं, जो आपके नए अमाइनो एसिड जो अटैच होते हैं वो आपके कहाँ पर अटैच होते हैं, एक्सेप्टर आर्म पर क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, तो बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। थोड़ा सा ये बाउंस करेगा बट हम इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको और डिटेल में कवर कर लेंगे। राइट। फिर थोड़ा आपका बेसिक डीएनए से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपका डीएनए का मॉलिक्यूल है, 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री इन देयर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आर पेयर्ड होंगे तो क्या बनेंगे। तो डीएनए में जब भी आपने पढ़ा होगा तो आपने यही पढ़ा था कि 2 स्ट्रैंड जो होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब एक आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और एक आपका क्या होता है 3 टू 5 होता है। इस तरीके से ये क्या होते हैं, ये एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, इनकी पोलैरिटी जिस तरीके से अगर आप डिफाइन करना चाहें, तो जब ये कॉम्प्लीमेंट्री जब होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, बेसिकली जो भी आपका आइडियल फॉर्म में जो आपका डीएनए होता है, जब आप देखेंगे भी तो जो वॉटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल भी दिया था, ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत रॉकेट चीज़ नहीं है, आराम से आपको मिल जाएगा। वॉटसन एंड क्रिक ने जो इसको मॉडल देखा था, वो बेसिकली आपका बीडीएनए का मॉडल था। ठीक है? ये आपको याद रखना होगा और राइट हैंडेड हेलिक्स था। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लेफ्ट हैंडेड ऑप्शंस कट जाएँगे, तो ये आपका राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होता है, जिसमें 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर होते हैं पर हेलिकल टर्न में। ठीक है? बस इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिससे ये आराम से क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट हैंडेड जो होता है, ये आपका जेड-डीएनए होता है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और इसकी जो न्यूक्लियोटाइड जो यूनिट होती है वो डाई न्यूक्लियोटाइड होती है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। नॉर्मल्स की जो यूनिट होती है वो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है, लेकिन इसकी जो यूनिट होती है वो डाई न्यूक्लियोटाइड होती है। और 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स होते हैं, या चाहे आप इसको 10 बेस पेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बस इतनी बातें आपको याद रखनी थी जो कि यहाँ पे पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट हैंडेड डबल हेलिक्स विद 10 न्यूक्लियोटाइड्स इसका आंसर हो जाएगा। राइट। फिर इसके बाद आपके कुछ म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो है, hyaluronic एसिड आपसे पूछा गया कि ये किसका बना होता है। तो ये जब भी आप पढ़ेंगे यहाँ पे शुगर कार्बोहाइड्रेट जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ों का मोनोमर्स याद रखना होगा, होमोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो सबसे पहली चीज़ जो है आपका hyaluronic एसिड जब आप पढ़ते हैं तो ये आपका हेटेरोपॉलीमर होता है, जो कि डी ग्लूकोयूरेनिक एसिड का बना होता है और डी एन एसिटिल डी ग्लूकोसामाइन का। ठीक है, ये आपका मोनोसेकेराइड डेरिवेटिव ऑफ द ग्लूकोज होता है। बाकी हाइल्यूरोनिक एसिड क्या करता है, अकाउंट करता है फॉर द टफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कार्टिलेज एंड टेंडन। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये जो होता है ये आपके हेड ऑफ स्पर्म में भी पाया जाता है। ठीक है? इसको याद रखिएगा। ठीक है? हाइलुरोनिक एसिड ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको टिक कर दे रहा हूँ। ठीक है? इसके अलावा तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, एन एसिटिल डी ग्लूकोसामाइन एंड डी ग्लूकोयूरेनिक एसिड, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है? इस तरीके से जो भी आपको पॉलीमर्स मिलेंगे, चाहे वो होमो पॉलीमर हो, चाहे वो आपका हेटेरो पॉलीमर हो, वो सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। जैसे होमो पॉलीमर में आपका स्टार्च हो गया, ठीक है, ग्लाइकोजन हो गया, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका काइटिन होता है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। आर्थ्रोपोडा के सक्सेसफुल एक्जिस्टेंस के लिए काइटिन की जो एक्सोस्केलेटन होती है, वो ज़िम्मेदार होती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, याद रखिएगा। इसके बाद एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जो कि टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन यूज्ड फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ द प्लांट सैंपल, चाहे वो प्लांट सैंपल हो, चाहे वो एनिमल सैंपल हो, जब आप लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है,
तो जो आप पॉलन बैंक्स में यूज़ करते हैं, स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, तो इसका जो टेम्परेचर होता है थोड़ा-सा यहाँ पे आपको हल्का दिख रहा होगा, -196 डिग्री पर यूज़ करते हैं, जो कि आप प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, जो कि क्रायो का मतलब होता है ठंडा, ठीक है? कूल इसको समझ सकते हैं, इसीलिए कूल में इसको प्रिज़र्व करते हैं, तो हम इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडा कह सकते हैं ना, जैसे आप क्या पढ़े होंगे, आप 4 डिग्री पढ़ते हैं, -20 पढ़ते हैं, -80 पढ़ते हैं और ये जो है आपका -196 है। तो जब भी हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, जैसे अगर आप कभी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह में भी जब आप स्पर्म वगैरह का भी स्टोरेज करते हैं, ठीक है? वहाँ पर भी आपका क्रायो प्रिजर्वेशन ही किया जाता है, जो कि आपका -196 पे करते हैं। दीज़ सेंटर फॉर स्टोरेज ऑफ पॉलन, जिनको हम क्या बोलते हैं, पॉलन बैंक पढ़ते हैं। ठीक है? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था, याद से याद रख लेंगे हम लोग। वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वो आज से याद रखेंगे कि क्रायो प्रिजर्वेशन जो आप लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं, वो कितने टेम्परेचर पे करते हैं, तो वो हम -196 पे करते हैं, राइट? तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो शॉर्ट में हमने आज समझ लिए हैं, ठीक है? कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन थे, कुछ आपके बेसिक सेल्स वाले क्वेश्चन थे, जिनको हमने यहाँ पे डिटेल में कवर किया है। तो ऐसे करते-करते हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी इस चैनल पे आपका डीबीटी जेआरएफ का आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों को टारगेट करते हुए आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको मोलैरिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, N1V1 सॉल्व करने होंगे और बाकी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशंस भी दिए जा रहे हैं वैरायटी के साथ। तो इन सब चीज़ों को आप डिटेल में पढ़िए। बाकी ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी आपको होमवर्क दिए गए हैं उनको ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी